स्वागत है। आज हम बिजली के सफर की पड़ताल कर रहे हैं। वो सफर जो पावर प्लांट से शुरू होता है और हमारे घरों के स्विच बोर्ड तक पहुंचता है। सुनने में कितना सीधा लगता है ना, बटन दबाया और बत्ती जल गई। लेकिन इस एक सेकंड के पीछे इंजीनियरिंग की एक ऐसी कहानी छिपी है जो सच में दिमाग घुमा देती है। और ये कहानी मतलब विरोधाभासों से भरी है। एक ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा बचाने के लिए पहले उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाता है और जहां सबसे सीधा रास्ता हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंडामेंटल्स के कुछ अंश है और हमारा मिशन है इस जटिल सिस्टम की परतें उधेड़ना। हम एक सिंगल यूनिट बिजली के साथ चलेंगे, उसके जन्म से लेकर हमारे घर पहुंचने तक, और रास्ते में हम कुछ बड़े सवालों से जूझेंगे। तो चलें फिर, जैसे कि बिजली पैदा होने के बाद उसका वोल्टेज आसमान पर क्यों पहुंचाया जाता है। ये तो उसे मतलब और ज्यादा खतरनाक बनाने जैसा हुआ। और लंबी दूरी के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी की सदियों पुरानी बहस में आज कौन जीत रहा है। तो चले फिर समझते हैं कि हमारे चारों ओर फैला ये नेटवर्क काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे सोर्स बताते हैं कि इस पूरे सिस्टम के 3 मुख्य स्तंभ हैं: उत्पादन, पारेषण और वितरण। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी की सप्लाई का उदाहरण लेना। जेनरेशन या उत्पादन एक बहुत बड़ी झील या बांध की तरह है, जैसे कोई थर्मल या हाइड्रो पावर प्लांट, जहां पानी मतलब बिजली को बनाया जाता है, और ये अक्सर शहरों से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो पानी का एक विशाल स्रोत है जो शहर से दूर है। बिल्कुल। अब आता है पारेषण या ट्रांसमिशन। ये उन विशाल चौड़ी नहरों की तरह है जो इस बांध से पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर शहर की सीमा तक लेकर आती हैं। ये बिजली के सुपर हाईवे हैं। वो बड़े बड़े टावर जो हम देखते हैं ना, वो यही हैं। और आखिर में वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। वो है शहर के अंदर का पानी का नेटवर्क। शहर की सीमा पर आने के बाद उन बड़ी पाइपलाइनों से पानी को छोटी छोटी पाइपलाइनों में बांटा जाता है, जो अलग अलग मोहल्लों से गुजरती हुई आखिरकार आपके घर के नल तक पहुंचती हैं। बस यही काम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिजली के साथ करता है। बहुत बढ़िया। झील, बड़ी नहर और फिर घर की पाइपलाइन। ये तस्वीर तो दिमाग में एकदम साफ हो गई है। हमारे सोर्स में एक सिंगल लाइन डायग्राम है जो इस पूरे सफर का एक तरह से नक्शा है। चलिए इस नक्शे को पकड़कर बिजली के साथ साथ चलते हैं। तो सफर शुरू होता है जनरेटिंग स्टेशन से। यहाँ बिजली 11 से 25 किलोवोल्ट यानी केवी पर बनती है। हाँ, और यहीं से कहानी का पहला और सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। रुकिए, ये तो उल्टा लग रहा है। बिजली को दूर तक भेजने के लिए हम पहले उसे और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं, उसका वोल्टेज आसमान पर पहुंचा देते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके। ये तो सुनने में थोड़ा पागलपन लगता है। बिल्कुल, और यही इस सिस्टम का सबसे शानदार विरोधाभास है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि ज्यादा ताकत दिखाने से ही ऊर्जा की बचत होती है। वजह छिपी है उस अदृश्य दुश्मन में जिसे हम करंट कहते हैं। देखिए, पावर का एक सीधा सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। ठीक है, P इज इक्वल टू VI, ये स्कूल में पढ़ा था। अब मान लीजिए आपको 100 यूनिट पावर भेजनी है। आप इसे 10 वोल्ट और 10 एम्पियर करंट पर भेज सकते हैं, या फिर आप वोल्टेज को 10 गुना बढ़ाकर 100 वोल्ट कर दें, तो उतनी ही पावर भेजने के लिए करंट सिर्फ 1 एम्पियर रह जाएगा। हमने वोल्टेज बढ़ाया और करंट घट गया। समझ गई, ये तो गणित है। लेकिन करंट कम करने से हमें फायदा क्या हुआ? असली दुनिया में इसका क्या असर पड़ता है? असली दुनिया में इसका जमीन आसमान का असर पड़ता है। यस। जब करंट किसी तार से गुजरता है तो वो तार को गर्म करता है। इसे I²R लॉस कहते हैं। यस। ये गर्मी और कुछ नहीं बल्कि आपकी बिजली है जो रास्ते में ही बर्बाद हो रही है, हवा में उड़ रही है। और ये बर्बादी करंट की स्क्वायर यानी उसकी घात 2 के बराबर होती है। ठीक पकड़े, 100 गुना कम। 100 गुना कम। हम वोल्टेज को 132 केवी, 400 केवी, यहाँ तक कि 765 केवी तक बढ़ाकर करंट को इतना मामूली कर देते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर के सफर में बिजली की बर्बादी बहुत ही कम हो जाती है। और एक और फायदा है, कम करंट का मतलब है कि हमें उतने मोटे और महंगे तारों की जरूरत नहीं पड़ती। तो कम बर्बादी और कम लागत, दोनों फायदे मिलते हैं। कमाल है, मतलब एक ही दांव से 2 शिकार कर लिए। ठीक है, तो अब हमारी बिजली सुपर हाई वोल्टेज पर है और प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइनों पर सफर कर रही है। ये शहर के पास पहुंच गई। अब क्या? अब ये शहर के बाहरी इलाके में बने एक रिसीविंग सब स्टेशन पर पहुंचती है। यहाँ इसका स्वागत एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है जो इस सुपर हाई वोल्टेज को थोड़ा कम करके मान लीजिए 66 या 33 केवी तक ले आता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन।
मतलब हम सुपर हाईवे से उतरकर शहर की मुख्य सड़कों पर आ गए हैं। और फिर ये हमारे और करीब आती है। हाँ, अब ये 33 केवी की लाइनें शहर के अलग-अलग इलाकों में बने डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक जाती हैं। ये आपके मोहल्ले का स्थानीय गोदाम जैसा है। यहाँ वोल्टेज को एक बार फिर से कम करके 11 केवी किया जाता है। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये वो तार हैं जो हमें अपनी कॉलोनी की सड़कों पर खंभों के सबसे ऊपर दिखते हैं। और आखिर में वो हमारे घर के ठीक बाहर लगे खंबे पर जो गोल सा ड्रम जैसा ट्रांसफॉर्मर होता है, वो इस कहानी का अंतिम पड़ाव है। वो इस कहानी के हीरो हैं। वो उस 11,000 वोल्ट की बिजली को लेते हैं जो हमारे किसी काम के लिए बल्कि बेहद खतरनाक है, और उसे हमारे इस्तेमाल के लायक 230 वोल्ट में बदल देते हैं। इसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यही वो बिजली है जो मीटर से होकर हमारे स्विच बोर्ड तक पहुंचती है। वाह! तो ये पूरी यात्रा वोल्टेज को ऊपर नीचे करने का एक जटिल नृत्य है, जिसका एकमात्र मकसद है ऊर्जा को कम से कम नुकसान के साथ हम तक पहुंचाना। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या ये सारी ट्रांसमिशन लाइनें एक जैसी होती है? क्या दिल्ली से मुंबई बिजली भेजने वाली लाइन और दिल्ली से गुड़गांव भेजने वाली लाइन में कोई फर्क होता है? सोर्स बताता है कि इन्हें कई आधार पर बांटा गया है। हाँ। और ये वर्गीकरण सिर्फ किताबी नहीं है। इसके पीछे ठोस इंजीनियरिंग कारण है। सबसे पहला और आसान वर्गीकरण है लंबाई के आधार पर। 80 किलोमीटर तक की लाइनों को छोटी, 80 से 250 किलोमीटर तक को मध्यम और 250 किलोमीटर से ज्यादा को लंबी ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। ठीक है, 80 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। ये सिर्फ नंबर हैं या इनका कोई गहरा मतलब है? मतलब क्या 81 किलोमीटर की लाइन पर अचानक कोई नया नियम लागू हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भौतिकी के बदलने की सीमाएं हैं। देखिए, 80 किलोमीटर तक हम तार को एक साधारण केबल मान सकते हैं जिसका सिर्फ प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस मायने रखता है। लेकिन जैसे ही आप इससे आगे जाते हैं, तार का अपना कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस मतलब बिजली को स्टोर करने की उसकी अपनी क्षमता, वो इतना असर डालने लगती है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब तार अब सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा, वो खुद भी सिस्टम का एक एक्टिव हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। मध्यम लाइनों के लिए हमें एक अलग, ज्यादा जटिल गणित लगाना पड़ता है। और जब आप 250 किलोमीटर पार कर जाते हैं, यानी लंबी लाइनों पर, तो बिजली खुद एक लहर, एक वेव की तरह व्यवहार करने लगती है। हमें उसे वेव इक्वेशन से समझना पड़ता है। तो ये दूरियां असल में इंजीनियरिंग की चुनौतियों के अलग-अलग लेवल्स हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमने देख लिया कि इन बिजली की सड़कों को लंबाई और वोल्टेज के हिसाब से बांटा गया है। लेकिन मैं सोच रही थी कि इन सड़कों पर चलने वाली गाड़ी भी तो अलग हो सकती है ना? मेरा मतलब है, हम हमेशा एसी करंट की बात सुनते हैं, लेकिन सोर्स में डीसी का भी जिक्र है। ये तो जैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार के बीच का फर्क हो गया। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी पकड़ी है, और ये इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। सबसे मौलिक वर्गीकरण करंट के प्रकार पर ही आधारित हैं। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन और डीसी यानी डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। और ये सिर्फ एक तकनीकी विकल्प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी बहस का विषय है जो टेस्ला और एडिसन के जमाने से चली आ रही है। ठीक है, तो महामुकाबला एसी बनाम डीसी। हम जानते हैं कि हमारे घरों में एसी आता है और दुनिया के 99% पावर ग्रिड्स एसी पर ही चलते हैं। तो पहले एचवीएसी यानी हाई वोल्टेज एसी की बात करते हैं। इसकी बादशाहत का राज क्या है? इसकी बादशाहत का सिर्फ एक राज है, और वो है ट्रांसफॉर्मर। एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर की मदद से घटाना या बढ़ाना बच्चों के खेल जैसा आसान और बेहद किफ़ायती है। जैसा हमने अभी देखा, पूरे सिस्टम में हमें बार बार वोल्टेज बदलने की ज़रूरत पड़ती है। एसी के साथ ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। डीसी वोल्टेज को बदलना बहुत मुश्किल और महंगा है। बस यही एक कारण एसी को अपराजेय बना देता है। और इसके अलावा दशकों से इस्तेमाल हो रही है, तो तकनीक भी काफ़ी विकसित और भरोसेमंद होगी। हाँ, इसका पूरा ढांचा, सबस्टेशन में लगने वाले उपकरण जैसे सर्किट ब्रेकर, सब कुछ सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। लेकिन इसकी कुछ जन्मजात कमजोरियां भी हैं जो लंबी दूरी पर बहुत बड़ी सरदर्द बन जाती हैं। जैसे कि हमारे सोर्स में 3 अजीब से नाम हैं: रिएक्टिव पावर फ्लो, स्किन इफेक्ट और कोरोना लॉस। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगते हैं। चलिए इन्हें आसान बनाते हैं। रिएक्टिव पावर को आप बियर के ग्लास में झाग की तरह समझिए। ये झाग गिलास में जगह तो घेरता है, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझाता। वैसे ही रिएक्टिव पावर सिस्टम में बहती तो है, तारों पर बोझ डालती है, लेकिन कोई असली काम नहीं करती। ये सिर्फ सिस्टम में नुकसान को बढ़ाती है। ठीक है,
झाग वाली पावर और स्किन इफेक्ट? स्किन इफेक्ट और भी अजीब है। हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट थोड़ा नखरे वाला होता है। वो तार के बीच के हिस्से से बहना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ तार की बाहरी सतह यानी उसकी स्किन पर चिपक कर बहता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक मोटा ताजा तार है तो भी आप उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप पूरे हाईवे का टोल दे रहे हैं लेकिन चल सिर्फ किनारे की एक लेन पर रहे हैं। ये मटेरियल की सीधी सीधी बर्बादी है। और कोरोना लॉस, ये नाम तो आजकल कुछ और ही याद दिलाता है। मैंने कभी-कभी उन बड़े-बड़े ट्रांसमिशन टावरों के पास से गुजरते हुए एक अजीब सी भिनभिनाने की आवाज सुनी है। क्या यही है वो? क्या मैं सचमुच बिजली को हवा में लीक होते हुए सुन रही थी? हाँ, आप बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल वही सुना था। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो तार के आसपास की हवा आयनाइज्ड हो जाती है और बिजली सचमुच तार से निकलकर हवा में लीक होने लगती है। इससे एक हल्की बैंगनी चमक और वही भिनभिनाने की आवाज आती है। ये हवा में पैसे जलाने जैसा है। ये भी ऊर्जा की सीधी बर्बादी है। तो अगर एसी में ये झाग, स्किन और लीकेज वाली इतनी समस्याएं हैं, तो फिर HVDC यानी हाई वोल्टेज डीसी का क्या रोल है? इसके क्या फायदे हैं? HVDC इन तीनों समस्याओं का रामबाण इलाज है। सबसे पहले, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो एक सीधी रेखा में बहता है, तो नखरे वाला स्किन इफेक्ट होता ही नहीं है। करंट पूरे तार का इस्तेमाल करता है, मतलब उसी मोटे तार से आप कहीं ज्यादा पावर भेज सकते हैं। और रिएक्टिव पावर यानी झाग वाली समस्या? वो भी गायब। डीसी में कोई रिएक्टिव पावर नहीं होती। जितनी पावर भेजी उतनी ही काम की पावर है। इससे ट्रांसमिशन लॉस अपने आप काफी कम हो जाता है और क्योंकि वोल्टेज स्थिर रहता है, कोरोना लॉस भी एसी के मुकाबले बहुत कम होता है। इसलिए बहुत लंबी दूरी, खासकर हजारों किलोमीटर के लिए डीसी को बेहतरीन माना जाता है। एक मिनट, अगर डीसी इतना बेहतर है, कम नुकसान, तार का पूरा इस्तेमाल, कोई झाग नहीं, तो फिर हम हर जगह HVDC का ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पूरा ग्रिड ही डीसी पर क्यों नहीं चला देते? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो जवाब मिलता है लागत में। जैसे मैंने कहा, डीसी वोल्टेज को आसानी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके लिए आपको दोनों सिरों पर बहुत बड़े और बेहद महंगे कन्वर्टर स्टेशन बनाने पड़ते हैं। एक स्टेशन भेजने वाली जगह पर एसी को डीसी में बदलता है और दूसरा स्टेशन मंजिल पर उस डीसी को वापस एसी में बदलता है, क्योंकि हमारे सारे उपकरण तो एसी पर ही चलते हैं। और ये स्टेशंस जरूर बहुत ज्यादा महंगे होते होंगे। बहुत ज्यादा। ये हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं। इसीलिए एक ब्रेक इवन दूरी होती है। अगर आपको 100-200 किलोमीटर बिजली भेजनी है तो HVAC सिस्टम कहीं ज्यादा सस्ता है। लेकिन जब दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए 600-800 किलोमीटर से ज्यादा, तब डीसी में होने वाली ऊर्जा की बचत उन महंगे स्टेशनों की शुरुआती लागत पर भारी पड़ने लगती है। तब HVDC ज्यादा किफायती हो जाता है। तो आज हमने बिजली के पूरे सफर को समझा, उत्पादन से लेकर हमारे घरों तक। ये एक अदृश्य चमत्कार है जिसमें वोल्टेज को शतरंज के खेल की तरह कदम दर कदम बदला जाता है ताकि बिजली कम से कम बर्बादी के साथ हम तक पहुंचे। और हमने ये भी देखा कि एसी और डीसी के बीच का चुनाव वो कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दूरी, लागत और क्षमता के बीच संतुलन साधने का एक बेहद व्यवहारिक फैसला है। छोटी दूरी के लिए एसी राजा है तो बहुत लंबी दूरी की सल्तनत पर डीसी का राज है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है। HVDC 2 ऐसे एसी सिस्टम को भी आसानी से जोड़ सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी या तालमेल एक जैसा ना हो, मतलब जो एसिंक्रोनस हो। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब हम सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों पर और ज्यादा निर्भर होंगे, जो रुक-रुक कर बिजली बनाते हैं, तो क्या इन अलग-अलग बिखरे हुए ग्रिडों को मजबूती से जोड़ने और एक स्थिर अखिल भारतीय सुपरग्रिड बनाने के लिए HVDC की भूमिका और भी महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगी?